हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के वास्तविक संख्या में जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होता है उन प्रश्नों को करेंगे। जैसे हमको उसमें प्रश्न में देता है कि √2 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3, √5 इस तरीके से जो देता है 1/√2 इस तरीके से जो प्रश्न देता है कि इसको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो इन सब भी प्रश्नों को करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो पिछले पार्ट में आप लोगों को पढ़ाए थे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और ऐसे प्रश्नों को करने से पहले एक्सरसाइज 1.1 का 2 या 3 प्रश्न बचा हुआ है, उस प्रश्न को कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए उस प्रश्न को देखते हैं बुक से क्या है, क्या दिया है। जो बचा हुआ प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पर मैं प्रश्न को लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है एक्सरसाइज 1.1 का है। ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालना है। कह रहा है कि HCF एंड LCM निकालिए। ये प्रश्न दिया हुआ है कि HCF और LCM निकाल करके बताना है। तो देखिए पहला प्रश्न कर रहा है, पहला में कर रहा है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 ये पहला है। और इसी तरीके से दूसरा कर रहा है कि दूसरा में दिया हुआ है 17, 23 और 29। 17, 23, 29। और एक तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा कर 8, 9 और 25। ये 3 प्रश्न दिया हुआ है, इनमें आपको बताना है। देखिए LCM और HCF निकालना तो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए यहाँ पर 3 नंबर है, इसमें से एक प्रश्न मैं बताता हूँ, उसके बाद आप लोग जो है घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए कोई सा भी मैं इसमें से बता देता हूँ। चलिए देखिए मैं पहला ही बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला हमको इसका HCF और LCM निकालना है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि जब आपको HCF या LCM जो भी निकालना हो, इनमें से जो भी नंबर दिया होगा उसका सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कर रहा है 12 दिया है, 15 और है 21। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 4, या तो फिर नहीं आ रहा है तो ऐसे फैक्टर कर लीजिएगा। 2 × 6 = 12, 2 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो इसका फैक्टर देखिए 2 बार आ रहा है तो लिखेंगे 2 के घात में 2। मैं पिछले पार्ट में बताया था इसी तरीके से कि 2 बार है तो 2 के घात में 2 लिखेंगे। यहाँ पर 3 1 बार है तो 3 की पावर 1 बार में और उसका गुणा। उसी तरह 15 का जब करेंगे तो 15 होता है 5 × 3। 15 का जब आप करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। तो इसका आ रहा है 3 के घात में 1 और 5 के घात में 1। अब उसी तरीके से जब 21 का करेंगे तो 21 का क्या हो जाता है, 21 का होता है 3 से कटेगा 7 बार में, 7 से 1 बार में। तो इसका आ जाएगा 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1। ये जो फैक्टर आता है ये वाला लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए HCF हमको बताना है, तो ऐसे लिखना भी मैं आपको बताया था कि HCF जिस नंबर का निकालना है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे 12, 15, 21। तो 12, 15, 21 का HCF बराबर। अब HCF में बताया गया था कि जो तीनों में मिलेगा वही इसका HCF होगा। तो देखिए यहाँ पर 2, देखिए 2 नहीं मिल रहा है, 3 यहाँ पर देखिए 3 है, 3 3। ये देखिए तीनों में मिल रहा है, यानी तीनों संख्या में कॉमन है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन गुणनखंड को लेते हैं जो कि तीनों में मिलता है, और उसमें भी देखते हैं उसका घात तीनों में मैच होना चाहिए और घात सबसे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि घात 1 1 सबका है, इसका मतलब 3 की पावर 1 ही इसका उत्तर होगा। तो 3 HCF निकल जाएगा 3। अब देखिए हमको बताना LCM बताना है। तो LCM ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 12, 15, 21, यानी कि 12, 15, 21 का LCM निकाल रहे हैं हम। अब यहाँ पर देखिए LCM में क्या करते हैं, जो मिलता है उसको लेते हैं, और जो मिलता है उसको देखते हैं उसके घात को, यानी कि पावर को। घात में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी को लेंगे। यहाँ पर 3 मिल रहा है और 3 में तो घात 1 ही है, मतलब 1 है 1। तो यहाँ पर लेंगे 3 के घात में 1, ठीक है।
अब उसके बाद ये भी बताया गया था कि जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना पड़ता है। तो आप देखिए 2 की पावर 2 नहीं मिल रहा है तो गुणा में 2 की पावर 2 लेना पड़ेगा। 5 भी नहीं मिल रहा है, 5 की पावर 1 भी लेना पड़ेगा। 7 भी नहीं मिल रहा है तो 7 की पावर में 1। अच्छा, मिलने का मतलब क्या है कि ये चीज़ तीनों में उपलब्ध होना चाहिए, यानी तीनों में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए। तो 3 गुणे 2 दूना के 4 गुणा में 5 गुणे 7। अब देखिए आगे कितना होगा, 4 3 12 पंजे 60, 60 गुणे 7, इसका गुणा कर देंगे तो 7 छक्का 42 यानी 420। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 420। तो देखिए इस तरीके से इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। इसका भी इसी तरह कर सकते हैं और इसी तरीके से तीसरे का भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्न को पिछले पार्ट में ही बता चुका हूँ, इसलिए इनमें का केवल एक प्रश्न आपको बताया जा रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि एचसीएफ दिया है और एलसीएम पूछ रहा है। तो मैंने ऐसा प्रश्न भी आपको बता रखा है पिछले पार्ट में। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन का रहा है कि एचसीएफ 306, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 ये दिया है और कह रहा है, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि एलसीएम बताना है आपको। एलसीएम 306 और 657 करा कि एचसीएफ दिया हुआ है, आपको एलसीएम बता देना है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर 2 नंबर आपको दिया हुआ है 306 और 657। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब एक एचसीएफ दिया हो और एलसीएम आपसे पूछ रहा है तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए इनका और इनका एचसीएफ दिया हुआ है और इसका एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 संख्या जब दिया है तो मैंने आपको बताया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ यानी उनका एचसीएफ, उन संख्याओं का एचसीएफ गुणा में उन संख्याओं का एलसीएम। ये बताया गया था आपको फार्मूला। अब 2 संख्या 306 और 657 है तो 306 गुणा में 657 यहाँ पर रख दीजिए बराबर एचसीएफ 9 है तो 9 गुणा में एलसीएम। हमको एलसीएम पूछ रहा है तो यहाँ से निकाल लीजिए। एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटा में 9। अब देखिए 9 से इसको काट दीजिए, कट रहा है तो ये कट रहा है। 9 3 27, 2 बचा यहाँ से, सॉरी 3 बचा, 36 हो गया। तो 9 चौका 36, ये कट गया एक बार में। अब ये आ रहा है आपका 34 गुणे 657। इसका आपस में गुणा कर दीजिए, यही होगा इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इसका पूछ रहा है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 34 गुणे 657। इसका आप लोग गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे करा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या करा है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पिछले यानी पहले वाले पार्ट में ही बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करा, जांच कीजिए कि क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, अंक 0 पर समाप्त होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका देखिए सॉल्यूशन। मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जबकि वह संख्या 2 और 5 से विभाजित हो। ठीक है, 2 और 5 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, यानी कि उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। अब क्या करेंगे, जो भी हमको नंबर दिया होगा उसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में अगर 2 और 5 आ रहा है तब लिख देंगे कि वह संख्या 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमको 6 पावर n को ही चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए 6 पावर n बराबर, इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 का गुणनखंड होता है 3 गुणे 2, तो 3 गुणे 2 पावर में लिखेंगे n,
तो ये देखिए यहाँ पर इसका आ जाएगा कितना, 3 पावर n इंटू 2 पावर n। तो देखिए 3 पावर n आने का मतलब क्या है, देखिए 3 गुणे 3, इसी तरीके से यह n बार है, यह कितनी बार है, n बार है। अब 2 पावर n का मतलब क्या है कि 2 गुणे 2 गुणा में, इसी तरह यह कितनी बार है, n बार है ये, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसका 6 पावर n का गुणनखंड करने पर इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वह केवल 3 और 2 आ रहा है, 3 और 2 आ रहा है, 3 और 2 आ रहा है, 2 और 5 नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए 6 पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, है ना। कैसे लिखेंगे, आप इतना दिखा देंगे कि संख्या 6 पावर n का गुणनखंड करने पर इतना आया है, ठीक है। संख्या 6 पावर n बराबर इतना में इसका अभाज्य गुणनखंड या फिर देखिए इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखेंगे, यहाँ से देखिए संख्या 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है ना, 2 और 3 आ रहा है। या तो फिर ये लिख सकते हैं कि संख्या 6 पावर n के n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और ये भी सही है कि संख्या 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आ रहा है, आप अपने लैंग्वेज में आपको लिखना है, ठीक है। तो 2 और 3 आ रहा है, इसलिए संख्या 6 पावर n, अच्छा देखिए आगे ऐसे लिखिए, संख्या 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है। यहाँ पर लिखिए चूंकि कोई भी संख्या 0 पर यानी 0 पर, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होगी जब वह संख्या 2 तथा 5 से विभाजित होगी, 2 तथा 5 से विभाजित होगी, अर्थात उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, अर्थात उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होगी जब वह संख्या 2 तथा 5 से विभाजित हो। इसका मतलब क्या है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 5 तो आ नहीं रहा है, लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे, चूंकि यहाँ 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा है, 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसलिए संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर किसी भी संख्या n के लिए, किसी भी संख्या, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कि कोई संख्या ऐसा है तो लिखेंगे संख्या 6 पावर n 0 पर किसी भी संख्या n के लिए समाप्त नहीं होगी, n के लिए समाप्त नहीं होगी, यह इसका आंसर होगा, ठीक है। इतना आपको लिखना पड़ेगा, या फिर आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि 6 पावर n 0 पर समाप्त क्यों नहीं हो रहा। इतना आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जबकि
उसके गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, या तो फिर वह संख्या 2 और 5 से कटना चाहिए, मतलब विभाजित होना चाहिए। तो आप वही लिखेंगे कि संख्या 6 पावर n का गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने पर ये आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि संख्या 6 पावर n में n का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 आ रहा है। कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जबकि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए। तो संख्या 6 पावर n में 2 और के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसलिए संख्या 6 पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। यह इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या दिया है। चलिए देखिए इसको ध्यान से, क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा में 11 गुणे 13 प्लस 13 ये वाली संख्या, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य बताना है कि यह भाज्य संख्या है क्यों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको समझिए कि भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होती है भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो संख्या देखिए जिस संख्या का गुणनखंड, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 या अधिक संख्या हो, 2 या अधिक संख्या हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए, या फिर सीधी सीधी ये कह सकते हैं कि भाज्य संख्या वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटती हो। ठीक है, जो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटती हो, तो आप लिख सकते हैं जो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाजित होती है, 2 या 2 से अधिक संख्या से क्या होती है, विभाजित होती है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या भाज्य संख्या कब कहलाएगी, जबकि वह संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटे, यानी कटती हो। जैसे 5 है, देखिए 5 है तो 5 यहाँ पर 5 केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। ठीक है ना, यह 5 के पहाड़े में आएगा केवल और 1 के पहाड़े में आएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों को कहने का मतलब कि जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वह संख्या क्या होती है, वह तो होती है अभाज्य। क्या होती है, अभाज्य। अब भाज्य संख्या में जैसे 6 ले लेते हैं, तो देखिए 6 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है और खुद अपने आप 6 से भी कट रही है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड देखिए 1 2 3, गुणनखंड की संख्या 3 हो गई। ठीक है ना, तो जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटे, तो देखिए 1 संख्या 2 संख्या, 2 संख्या से ये कट रहा है। ठीक है, 2 से अधिक संख्या से कट रहा है ये, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। कहने का मतलब कि भाज्य संख्या वही संख्या भाज्य संख्या होगी जिसमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये प्रश्न को देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको इसको बताना है कि यह संख्या भाज्य क्यों है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और दिखा देंगे कि इसमें गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। ठीक है, चलिए देखिए, हम लेते हैं संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इस संख्या को लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 ये प्लस है यहाँ पर, तो इसको आप हल करेंगे तो 13 कॉमन ले लेंगे। जब 13 कॉमन लेंगे तो 7 गुणे 11 गुणा में यहाँ से 13 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, फिर प्लस यहाँ से 13 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो देखिए 13 गुणे, अब 11 का गुणा 7 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 77 प्लस 1। अब देखिए 13 गुणे 77 और 1, ये आ जाएगा आपका 78 आ जाएगा। ठीक है, 77 और 1 जोड़ देंगे तो 78। अब ये कितना आ जाएगा, 13 गुणे 78 को भी तोड़ना चाहे तो आप तोड़ सकते हैं। देखिए 13 छक्का 78, 17 लिखा है, 13 होगा यहाँ पर, 13 छक्का 78। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
अब इसको अगर पूरा आप सॉल्व करना चाहें, आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, इसका आपस में अगर गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर देखिए कितना आएगा 169 गुणे 6 कर दीजिए। तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5। अब देखिए 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5, 6 छः 36, 36 में 5 जोड़ेंगे 41 के 1 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, 1014 आ रहा है। ठीक है, 9 छक 54 5, 6 छः 36, 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41 4, 6 कम 6 4 10, 1014 आ रहा है। ठीक है, 1014। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या थी 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यह संख्या पूरा 1014 है। ठीक है, तो 1014 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यह जो है 6 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, तो इसके जो गुणनखंड है यहाँ पर देखिए 2 गुणनखंड, एक ये खुद अपने आप से कटेगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके कई गुणनखंड हैं। ठीक है, इसलिए 1014 भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि संख्या 1014 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, संख्या 1014 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, इसलिए 1014 एक, या तो फिर इसको लिख लेंगे, इसलिए ये वाली संख्या एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्लियर है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका इतना आया। अब देखिए यही संख्या जो है 13 से कट रही है और 6 से कट रही है और खुद 78 से भी कट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 1014 में जो गुणनखंडों की संख्या है 2 से अधिक है। ठीक है, 2 से अधिक है, इसलिए 1014 एक भाज्य संख्या होगी। समझ में आया। अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट इसको देख लीजिए, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। चलिए देखिए, इसको देखिए, तो यहाँ पर इसको करेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणा में 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब देखिए इसमें तो 5 और यहाँ पर 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा आपका 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे, अब इसका गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6, ये आ जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 5, एक यहाँ पर लिख लीजिएगा कि संख्या ये वाली आप लिए हैं, 5 गुणे, अब देखिए ऐसे कर लीजिए, 7 छक्का 42 गुणे 4 गुणे 6। अब आगे देखिए 5 गुणे, अब देखिए 4 दूना के 8, 4 चौका 16, 168 गुणे 6। अब आगे देखिए 5, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 8 छक्का 48 के 8 हासिल 4, 6 छः के 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 0 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, 1008 आ रहा है। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए तो देखिए 8 5 से 40 के 0 हासिल 4, अभी आ जाएगा आपका 4, 10 बचे 50, इतना आ जाएगा, ये वाली संख्या ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं कि संख्या 5040 में गुणनखंडों की संख्या, देखिए कई नंबर से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 4 से भी और 6 से। ठीक है, इसके भी कई गुणनखंड हैं यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड कई ठो है, इसलिए यह भी भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि संख्या 5040 में, संख्या 5040 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। कहने का मतलब यह 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, इसलिए 5040 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए अब देखिए एक लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं,
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यह एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, अब देखिए यह दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, एक साथ कौन कौन है? सोनिया और रवि। सोनिया और रवि। तो कह रहा है सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। देखिए सोनिया जब इसका पूरा यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और चलते चलते जब पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो इसको एक चक्कर में 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, इसको एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। और कह रहा है कि रवि भी यहीं से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, रवि, और जब रवि ऐसे चलता है, चल करके पूरा एक चक्कर लगाता है तो रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का लगता है समय। ठीक है, 12 मिनट का समय लगता है। और पूछ रहा है कि ये दोनों कितने समय पर, यानी कितने समय बाद, इसमें प्रश्न में कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी यहाँ से चलना स्टार्ट किए दोनों और ये एक चक्कर 18 मिनट में लगा रहा है। मतलब सोनिया पूरा एक चक्कर 18 मिनट में लगा रही है, जबकि रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगा रहा है। इसका मतलब कि रवि जल्दी जल्दी चक्कर लगा ले रहा है और सोनिया धीरे धीरे चक्कर लगा रही है। तो ये दोनों एक साथ एक ही स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सोनिया के लिए यहाँ पर देखिए सोनिया पहले एक चक्कर लगाई तो 18 मिनट। ठीक है, यहाँ पर ये मिनट में है ये। ठीक है, यह क्या है? मिनट में 18 मिनट। फिर जब दूसरा चक्कर लगाएगी तो 36, फिर तीसरा चक्कर लगाएगी तो 54, यानी इसी प्रकार से ये चक्कर लगाती रहेगी। अब उसी प्रकार से रवि का अगर लिखें, देखिए रवि पहले 12 मिनट में लगाएगा, फिर 24 मिनट में लगाएगा, फिर 36 मिनट। कहने का मतलब कि 12 मिनट जैसा बीता एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर जब वह यहाँ पर आएगा तो उसको 24 मिनट, फिर जब तीसरा चक्कर पहुँचेगा तो 36 मिनट लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से उसका चलता रहेगा। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि इनमें से देखेंगे कि 36 मिनट पर ये जब पहुँचेगी 36वें मिनट पर यहाँ पर, तो रवि भी 36वें मिनट पर वहीं पर पहुँचा रहेगा। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि 36 मिनट पर, यानी 36 मिनट बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसको हल कैसे करें? तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का, ये सोनिया 18 मिनट में लगा रही है, रवि 12 मिनट में। हमको क्या करना है, इसमें एक ऐसा नंबर बताना है, ऐसा नंबर जो कि 18 और 12 दोनों से कटे, यानी दोनों से विभाजित हो। क्यों? क्योंकि यह देखिए एक साथ मिलेंगे, जब भी रवि मिलेगा इससे एक साथ तो 18 मिनट के बाद ही मिलेगा। ठीक है, 18 मिनट के बाद जब भी मिलेगा तो 18 के मल्टीपल में मिलेगा या तो 12 के मल्टीपल में मिलेगा, मतलब गुणक के रूप में मिलेगा, है ना। तो क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 18 और 12 का क्या कर देंगे, एलसीएम। तो यहाँ पूछ रहा है कि कितने समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, पुनः मिलने का समय बराबर एलसीएम ऑफ 18 और 12। 18 और 12 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो पुनः एक साथ उसी समय को मिलेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, एलसीएम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जब भी मिलेगा वह 18 मिनट के बाद मिलेगा। 18 मिनट के बाद मिलेगा तो कब मिलेगा, तो वह संख्या ऐसा लेना है, क्योंकि एक साथ बताइए कि एक साथ वह ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 18 के भी पहाड़े में आ रहा हो और 12 के भी पहाड़े में आ रहा हो। तो ऐसा संख्या यानी इन दोनों से बड़ा हो और दोनों के पहाड़े में आ रहा हो तो वह एलसीएम कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 18 का फैक्टर करेंगे तो 18 का फैक्टर क्या होता है, 2 3 पावर 2। 18 का ऐसे जब आप करेंगे तो 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, तो 2 गुणे 3 पावर 2। ठीक है, अब उसी तरह जब 12 का करेंगे तो 12 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 चौका 12, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, तो आ जाएगा 2 पावर 2 और गुणा में 3 पावर 1। अब इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम 12 और 18 का क्या आ जाएगा, देखिए जो मिलता है
उसको लेते हैं और बड़ी पावर वाली, जैसे 2 यहाँ पर मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2 के पावर 2 बड़ी पावर वाली लेंगे। अब देखिए 3 पावर 1 3 पावर 2 ये दोनों भी मिल रहा है, तो 3 पावर 2 लेंगे। अगर कोई ऐसा संख्या होता कि जो इन दोनों में नहीं मिल रहा है, मतलब उभयनिष्ठ नहीं है, उसको भी लेना पड़ता एलसीएम के लिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 दूना के 4 गुड़े 3 त्रिक 9, 9 चौका 36। ठीक है, तो 36 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस तरीके से कि एक साथ 36 मिनट पर मिलेंगे। समझ में आप लोगों को? चलिए, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.1 पूरा समाप्त होता है। अब हम चलते हैं आगे, जो सिद्ध करने वाला प्रश्न है वह उन प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इरेज कर देता हूं मैं। चलिए देखिए, सिद्ध करने वाले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यह प्रश्न इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए इस प्रश्न को देखिए कैसे करेंगे। करें सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √7 मतलब अंडर वाला जो क्वेश्चन है आपको प्रश्न में देगा कि एक अपरिमेय संख्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले जब तक परिमेय संख्या के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। रट तो सकते हैं इसको, लेकिन उसको हल नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले देखिए परिमेय संख्या को जानते हैं। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हम सबको पता है कि P/Q के रूप का होता है। ठीक है, P/Q के रूप का होता है, जहां ध्यान दीजिएगा कि P तथा PQ एक पूर्णांक संख्या होता है। कैसा होता है? ये पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है। ठीक है ना, जब कि Q नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब कि यह Q नीचे 0 नहीं होना चाहिए। P और Q पूर्णांक और सहअभाज्य होती है। ये क्या होती है? सहअभाज्य। समझ में आ रहा है? सहअभाज्य संख्या है, ऐसा होना चाहिए, तभी हम P/Q को परिमेय संख्या बोलेंगे, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं बोली जा सकती है ना। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द है सहअभाज्य। इसका मतलब क्या है? सहअभाज्य ऐसी दो संख्या सहअभाज्य होती है जिसका HCF 1 हो, यानी कि 1 हो। जैसे देखिए यहाँ पर P और Q को बोल रहे हैं कि P और Q सहअभाज्य होना चाहिए। P और Q, इसका मतलब कि P और Q का जो HCF होगा, HCF ऑफ P और Q, इसका HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, अब HCF का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि ये जो 1 है, यानी कि P और Q इन दोनों में जो कॉमन होना चाहिए वह केवल और केवल 1 कॉमन होना चाहिए, कोई और संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब कि P जिस संख्या से कट रहा है उसी संख्या से Q नहीं कटना चाहिए। कोई एक ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिससे कि P भी कट रहा है और Q भी कट रहा है। ठीक है, तभी बोलेंगे कि यह सहअभाज्य संख्या है। और पूर्णांक तो आप सभी को पता है कि पूर्णांक मतलब पूरा अंक होना चाहिए, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, -5, -3, कोई सा भी संख्या हो सकता है इस तरीके से। ठीक है ना, ऐसा P और Q नंबर होना चाहिए। तो समझ में आएगा आप लोगों को कि P और Q कैसा होना चाहिए? सहअभाज्य। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दिया 3/6 लिख दिया। ठीक है, अब इसको बताना है कि ये जो 3/6 है यह परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको जब ऐसे लिख नहीं सकते, जब भी हम इसको लिखेंगे काट करके 1/2 लिखेंगे। ये तो सही है, ठीक है, 1/2, क्योंकि 1 और 2 सहअभाज्य संख्या है। क्योंकि देखिए इसमें और इसमें कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, एक को छोड़ करके। ठीक है, 1 और 2 में कोई और संख्या है कॉमन? नहीं। ठीक है, तो 1 और 2 सहअभाज्य संख्या हुई। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 और 6 को देखिए, 3 और 6 को देखिए ध्यान से, तो 3 और 6 में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। मतलब 3 एक ऐसा संख्या है जिससे कि ये संख्या भी कट जा रही है और ये संख्या भी कट जा रही है। इसका मतलब कि 3 और 6 यहाँ पर सहअभाज्य संख्या नहीं है। पूर्णांक तो है, 3 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, लेकिन 3 और 6 ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए 3/6 को परिमेय संख्या नहीं माना जा सकता। कहने का मतलब इस तरीके से लिखना गलत है। परिमेय संख्या आप इसको ऐसे लिखिए, ये सही है, 1/2 परिमेय संख्या, 1/2 इसी का वैल्यू है। लेकिन अगर आप 3/6 लिखते हैं तो इसको गलत माना जाएगा। क्लियर है? तो इसी बेस पर इसको प्रूफ किया जाएगा। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या तभी होगी जबकि वह दोनों संख्याएं यानी अंश और हर दोनों संख्याएं सहअभाज्य होनी चाहिए।
सहअभाज्य का मतलब मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कि दोनों संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है इसका मतलब कि वह परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है? चलिए अब इसको सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पर जैसे दे दिया है ए स्क्वायर, ठीक है, कोई नंबर है, मान लीजिए ए स्क्वायर, पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, कोई सा भी करें कि यहाँ पर ए स्क्वायर है और यह 2 से विभाजित है। ठीक है, ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो इसको याद रखिएगा कि ए भी 2 से विभाजित होगा, ए भी 2 से विभाजित होगा। क्लियर है? अब उसी तरह अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, बी स्क्वायर 3 से क्या है, 3 से विभाजित है, तो बताइए स्क्वायर हटा दीजिए तो बचेगा क्या, बी भी 3 से विभाजित होगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इसका यूज होगा इसमें। ठीक है ना? अब उसी तरह जैसे मैं आपको बोल दूँ कि सी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो सी भी 5 से विभाजित होगा। क्लियर है? तो आपको इतना याद रखना है, इसका इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा इसमें। सही है ना? चलिए अब आगे चला जाए। चलिए अब इसको सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा कि जो संख्या हमको दिया है, जैसे आपको देगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? ये साथ में नहीं देगा, जब भी देगा आपको एक इस तरीके से देगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से देगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मान लेंगे इसके विपरीत। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि यह अपरिमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना है, तो आप मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है, माना √2 एक, अगर यहाँ पर अपरिमेय दिया है तो परिमेय मानना पड़ेगा। ठीक है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इतना आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए जो परिमेय संख्या होता है वह P/Q के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ की P और Q कैसा संख्या होगा, एक पूर्णांक और सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक है, समझ में आया? तो आपको इतना लिखना होगा कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, तथा चलिए ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट ये लिखिए √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो बताइए √2 बराबर P/Q हम लिख लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक तथा सहअभाज्य। मैंने आपको बताया कि अगर P/Q परिमेय संख्या है तो P और Q एक पूर्णांक और सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे प्रश्नों में आपको लिखना पड़ेगा अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख लेंगे कि P = 0 हो सकता है, यहाँ पे ये लिख लेंगे ऐसे कि तथा, ऐसे लिखिए, तथा Q ≠ 0, मतलब कि Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता यहाँ पर। क्लियर है? इतना आपको दिखाना पड़ेगा कि माना P तथा Q एक पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्या है तथा Q ≠ 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए आपने मान लिया कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि √2 को
क्यू के बराबर दिखा दिया यहाँ पर। चलिए अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा। सबसे पहला स्टेप आपको समझ में आ गया कि पहले आपको क्या करना होगा कि जो आपको अपरिमेय सिद्ध करना है उसको उसके विपरीत मान लेंगे कि माना वह संख्या परिमेय संख्या है और परिमेय है तो p/q के रूप का होगा, तो √2 को p/q के बराबर दिखा देंगे। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जहाँ p और q एक पूर्णांक तथा सहभाज्य संख्या है तथा q ≠ 0। ठीक है, सहभाज्य संख्या है तो p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए यानी 1, और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे इसका अंडर हटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि दोनों पक्षों, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका √2, इधर देख लीजिए और इधर से देख लीजिए, √2 का स्क्वायर बराबर p² / q²। ठीक है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से q² को इधर भेज देना है। ठीक है, जब q² को उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा आपका q² बराबर p² / 2। देखिए जब 2 को इधर भेजेंगे, सॉरी q² को इधर भेजेंगे और 2 को इधर लाएंगे तो 2 इसके नीचे भाग में आ जाएगा और q² इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से q² बराबर p² / 2। क्लियर है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। चलिए ठीक है, क्लियर आ रहा है। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया कि देखिए p² / 2 है, इसका मतलब इधर देखिए p² / 2, इसका मतलब 2 का भाग है p² में। सही है, 2 का भाग है p² में। जैसे 1/2 होता है तो 2 का 1 में भाग देना होता है, उसी प्रकार से p² / 2 है, इसका मतलब कि 2 का p² में भाग दिया जा रहा है यहाँ पर। इसका मतलब कि p² 2 से विभाजित है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ p² कमा दे के लिखेंगे कि p² 2 से विभाजित है, p² 2 से विभाजित है। ठीक है, p² 2 से क्या है, विभाजित है, इसलिए नीचे लिख दीजिए इसके। ठीक है, p² 2 से विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर a² / 2 है तो ये 2 a² को विभाजित कर रहा है तो ये यही 2 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए देखिए, अब यहाँ p² 2 से विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब विभाजित होने का मतलब क्या है कि ये जो 2 है, 2 का भाग p में दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, इसलिए p/2। ठीक है, जब 2 का p में भाग दे रहे हैं तो भाग देने पर कुछ ना कुछ आना चाहिए। मान लेते हैं कि वह k आएगा, c आएगा, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो मान लीजिए हम मान लिए c कि मानते हैं कि p में 2 का भाग देने पर c आया है, तो यहाँ से देखिए जब p का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2c। ठीक है, यहाँ से p बराबर क्या आ गया, 2c। ठीक है, और एक बात का और पता चला यहाँ पर कि बताइए कि जब 2 p को विभाजित कर दे रहा है या p बराबर 2c आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 × c, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है p का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, क्लियर है। कोई भी संख्या जैसे 4 है, 4 2 से विभाजित हो रहा है तो ये 2 4 का एक गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, 8 है, 4 से विभाजित हो रहा है तो 4 8 का एक गुणनखंड कहलाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए p 2 से विभाजित हो रहा है तो ये 2p का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इसलिए ऐसे लिखेंगे कि अतः 2p का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, p का एक अभाज्य गुणनखंड होगा या है।
ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। दो पी का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देखिए यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा में 2 आया है, इसको समीकरण 1 मान लेना था पहले ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको p का वैल्यू रखना होगा। ठीक है, देखिए p बराबर कितना है 2c। तो अब आगे इधर देख लीजिए, यहाँ पर लिखना होगा कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बराबर p का वैल्यू रखेंगे 2c, तो आ जाएगा आपका 2c का स्क्वायर बटा में 2 है तो 2 बराबर ये आ जाएगा 4c स्क्वायर बटा में 2। अब 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब इस 2 को इधर भेज देंगे क्यू स्क्वायर के बटा में, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बटा में 2 बराबर c स्क्वायर। क्लियर है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो क्यू स्क्वायर है 2 से विभाजित हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही स्क्वायर आपको मिले और उसके नीचे कोई संख्या है तो तुरंत यहाँ पर ये समझ जाना चाहिए कि ये जो 2 है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है या विभाजित हो रहा है। ठीक है, विभाजित है। ठीक है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए बताइए क्यू भी 2 से विभाजित होगा, तो लिखना पड़ेगा क्यू भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब बताइए क्यू 2 से विभाजित होगा तो इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए क्यू बटा में 2, यानी 2 क्यू को विभाजित कर रही है। अब बताइए भाग देने पर कोई ना कोई नंबर आएगा, तो मान लेते हैं कि वह के आया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2k। अब इसका मतलब क्या है कि 2 क्यू को विभाजित कर रही है, यानी कि क्यू बराबर 2k आया। इसका मतलब कि ये जो 2 है 2 क्यू का भी एक गुणनखंड है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 2 से क्यू कट रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः 2 क्यू का भी एक गुणनखंड है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 क्यू का भी एक गुणनखंड है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 पी का भी एक गुणनखंड है। जबकि हम यहाँ पर मान करके चल रहे थे कि पी और क्यू एक पूर्णांक और सहभाज्य है। पी और क्यू सहभाज्य है तो इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि हमको यहाँ पर मिल रहा है कि 2 पी का भी एक गुणनखंड है और 2 क्यू का भी एक गुणनखंड है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि संख्या 2 पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः पी और क्यू सहभाज्य तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे कि संख्या 2 पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि चूंकि संख्या 2 पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए पी तथा क्यू सहअभाज्य नहीं है। अब बताइए पी तथा क्यू सहअभाज्य यहाँ पर नहीं है, जबकि हम सहअभाज्य मान करके चल रहे थे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर देखिए 2 पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब बताइए जब उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, इसका मतलब कि पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हम मान करके चले थे कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है, जबकि यहाँ पर हमको मिल रहा है कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं है। मतलब यहाँ पर मना किया जा रहा है। यहाँ पर जो हम माने हैं इस बात को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर मना किया जा रहा है, यानी विरोध किया जा रहा है, विरोध प्रकट किया जा रहा है कि वह सहअभाज्य तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर मना किया जा रहा है। तो आपको लिखना होगा आगे कि
यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए लास्ट में कि पी क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है, यानी यहाँ पर आपको विरोध जताया जा रहा है कि आप जो ऊपर माने हैं कि यह सहभाज्य है उसका विरोध किया जा रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ इस बात का विरोधाभास, विरोधाभास यानी कि विरोध हो रहा है, यानी मना किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ इस बात का विरोधाभास होता है कि P और Q सहअभाज्य है, P और Q सहअभाज्य है। ध्यान से समझिएगा कि हम यहाँ पर सहअभाज्य है क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम मान करके चले हैं कि P और Q सहअभाज्य है, और लास्ट में यहाँ पर हमको मिल रहा है कि P और Q सहअभाज्य नहीं है। मतलब यहीं पर मना किया जा रहा है यहाँ पर कि P और Q सहअभाज्य नहीं है, मना किया जा रहा है। इसका मतलब उसी बात का विरोध हो रहा है। किस बात का? इस बात का जो हम पहले बोल चुके थे, जो हम पहले मान चुके थे कि P और Q सहअभाज्य है। तो यहाँ पर इस बात का विरोध होता है, यानी इस बात का विरोधाभास हो रहा है, इस बात का विरोधाभास हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है कि P और Q सहअभाज्य है, ठीक है। यहाँ पर बताइए कि हम सहअभाज्य मान के चले थे, जबकि यहाँ पर उस बात का विरोध होने लगा। यहाँ पर मना किया जा रहा है कि वह सहअभाज्य है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यहाँ इस बात का विरोधाभास हो रहा है कि P और Q सहअभाज्य है, उसको मना किया जा रहा है, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर इस बात का विरोध क्यों हो रहा है कि P और Q सहअभाज्य है, ठीक है। अब लिखेंगे कि इस बात का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि हम गलत चीज़ मान करके चले हैं। क्या गलत माने हैं? कि √2 एक परिमेय संख्या है, यही मान के चले हैं हम कि √2 P/Q के रूप का है, ठीक है। √2 एक परिमेय संख्या है, ये मान के चल रहे थे, तभी हमको लास्ट में क्या मिला कि P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। इस बात का विरोध हुआ कि P और Q सहअभाज्य संख्या है, P और Q सहअभाज्य संख्या है, इस बात का विरोध किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण, ठीक है। लिखेंगे कि ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण मिला है कि P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। हम देखिए, ऐसा P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, ऐसा हमको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हम गलत मान लिए थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः अब लिख देंगे आगे, अतः ऐसे, अच्छा यहाँ पर पूरा कर देंगे कि ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि हमने क्या गलत कल्पना कर लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, यही गलत कल्पना किया था, ठीक है। अब आगे लिखना होगा कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रूफ होता है। तो इतना करके आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो इसको जब 1-2 प्रश्नों को आप कर लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा है और थ्योरेटिकल भी है, इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जब 1-2 प्रश्नों को करेंगे, ऐसे सिद्ध करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, वीडियो बहुत अधिक लंबी हो गई है, तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको ऐसे मतलब जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है, ऐसे कई प्रश्नों को करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। यदि मेरा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।